हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो सीरीज में हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे और हम लेसन नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। लेसन नंबर 2 के कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, लेसन नंबर 1 कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ये लेसन्स आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझ आएंगे। आप लोगों की जो एनसीईआरटी की नॉलेज है वो आप लोगों की नॉलेज का बेस बनती है। अगर आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड बुक्स भी बहुत अच्छे से समझ आएंगी और आप लोग क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर खाली एनसीईआरटी का कंटेंट डिस्कस नहीं किया है, एनसीईआरटी के साथ हमने कुछ करंट सिनेरियोज को भी डिस्कस किया है। तो हमने चैप्टर नंबर 2 पे जो टॉपिक्स कवर कर लिए थे, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, एग्रीकल्चर के बारे में हमने मेजर पोर्शन कवर कर लिया है, कुछ पार्ट बचा है वो आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरा सिलेक्शन यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में हो गया है वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर। उसके अलावा मैंने टीचिंग के कई एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जामिनेशन क्लियर किया है। मुझे बहुत सारे एग्जामिनेशंस का एक्सपीरियंस है। मैंने एमपीपीसीएस मेंस दिया है, आरएएस मेंस 2 बार दिया है और यूपीएससी मेंस 1 बार दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, सिंसियरली आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराती रहूं और उसके बाद भी कराती रहूंगी। आप लोग इस लॉकडाउन का अच्छे से फायदा उठा पाएं। तो स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड हमने कवर कर ली थी, ये वाली स्लाइड भी। एग्रीकल्चर के बारे में हम कवर कर रहे थे, सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कवर कर लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें जो इनपुट थे वो काफ़ी कॉस्टली थे, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज, जिन्हें सिर्फ रिच फार्मर्स ही खरीद पा रहे थे, अफोर्ड कर पा रहे थे। पुअर फार्मर्स उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन का सारा फायदा किसे मिला? रिच फार्मर्स को। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए स्मॉल फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड की, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की। अब देखिए, इन सब्सिडीज को लेकर कुछ डिबेट्स हैं। सब्सिडीज इसलिए प्रोवाइड की जिससे कि जो पुअर फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करें, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा उठा सकें। लेकिन हुआ क्या, कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल्स मानते हैं कि जो सब्सिडीज आई थी वो किस लिए आई थी? टू एनकरेज फार्मर्स टू टेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए, जिससे कि फार्मर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उन्हें टेस्ट कर सकें, सब्सिडीज इसलिए आई थी। अब देखिए, फार्मर्स ने वो टेक्नोलॉजी टेस्ट कर ली है, उसका फायदा उठा लिया है। तो जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका मानना है कि इन सब्सिडीज को अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनका जो पर्पस है वो फुलफिल हो चुका है। सिंस द पर्पस हैज बीन सर्व्ड। अब देखिए, इन सब्सिडीज का जो फायदा मिला था वो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज को मिला था। स्मॉल फार्मर्स को उतना फायदा नहीं हुआ जितना कि फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज को मिला। जो इंडस्ट्रीज हैं वो रिच होती चली गई क्योंकि उनका ज्यादा से ज्यादा खाद बिकने लगा। जब गवर्नमेंट की सब्सिडी की वजह से जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके रेट कम हो गए तो वो ज्यादा बिकने लगे, और ज्यादा बिकने लगे तो उसका सीधा सीधा फायदा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को मिला। और जो हमारे रिच फार्मर्स हैं उन्हें भी सब्सिडीज मिलने लगी, जबकि उन्हें सब्सिडीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन सब्सिडी क्योंकि सबके लिए थी तो इसलिए रिच फार्मर्स ने सब्सिडीज का ज्यादा फायदा उठाया, क्योंकि वो ज्यादा फर्टिलाइजर खरीद रहे थे, उनके फील्ड ज्यादा बड़े बड़े थे, ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स खरीद रहे थे, ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे थे। तो सब्सिडीज का ज्यादा फायदा किसे मिला? रिच फार्मर्स को। और जो हमारा टारगेट ग्रुप है, स्मॉल फार्मर्स हैं, उन्हें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया। देखिए, जो ये सब्सिडीज हैं टारगेट ग्रुप तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इनका जो बर्डन है
गवर्नमेंट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा रहता है। ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। इसकी वजह से क्या हुआ, इनइक्वालिटीज भी बढ़ गई। जो रिच फार्मर्स हैं वो और रिच होते चले गए और जो पुअर फार्मर्स हैं वो और पुअर होते चले गए। उनके बीच में इनइक्वालिटीज बढ़ गई। तो फ्रेंड्स, अब हम 1950 से लेकर 1990 तक एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइन। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो डिक्लाइन हुआ, कम हो गया। देखिए, जीडीपी में हम 3 सेक्टर्स को काउंट करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एग्रीकल्चर का शेयर था जीडीपी में वो कम होता चला गया, बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। लेकिन जो पॉपुलेशन थी अभी भी उस पर ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती रही एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही। आज भी इंडिया की 58% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर डिड नॉट एब्जॉर्ब पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर। देखिए, ऐसा क्यों हुआ, इतनी ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्यों डिपेंड करती है, मैं आप लोग को बताती हूँ। क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विसेज सेक्टर है वो लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए और वो लोग एग्रीकल्चर में ही लगे रह गए। अब मैं आप लोग को इसका रीज़न बताती हूँ। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अनस्किल्ड लेबर को जो जॉब प्रोवाइड करा सकता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ही है, और वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। इसीलिए तो हमने मेक इन इंडिया कैंपेन चलाया था फिर। और जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर सिर्फ स्किल्ड लेबर को ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकता है। तो इस वजह से ये दोनों सेक्टर्स ही पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए और हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन, आज भी 58% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट मॉडर्नाइजेशन। जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं, लोगों को ऐसा रोजगार देती हैं जो कि सुरक्षित हो, स्टेबल हो, और ये मॉडर्नाइजेशन भी लाती हैं, देश में देश की तरक्की करती हैं एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि लाती हैं देश में। जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा जो कि स्टेबल होगा तो लोगों के हाथ में पैसा भी होगा, पैसा होगा तो वो अपनी बेसिक नीड्स पर खर्च कर पाएंगे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, फूड, शेल्टर। तो एक देश क्या होगा, समृद्ध होगा इंडस्ट्रीज की वजह से। इसीलिए हमारा फोकस रहता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। देखिए, उस टाइम पर माना जाता था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कमजोर है, देश तभी तभी आज़ाद हुआ था, तो जो फेथ रखा गया था वो पब्लिक सेक्टर पर रखा गया था, प्राइवेट सेक्टर पर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट हैव कैपिटल, उनके पास उतना पैसा भी नहीं है, नॉर वॉज मार्केट बिग एनफ, और जो प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें हैं उनके बिकने के लिए मार्केट भी इतनी बड़ी नहीं है। क्योंकि देखिए, जब हम आज़ाद हुए थे हमारा देश काफ़ी गरीब था, फेमीन्स आई थी अंग्रेजों के राज में। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उन्हें लगा कि प्राइवेट सेक्टर के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है और लोगों के पास भी पैसा नहीं है कि वो उन चीज़ों को खरीद सके। तो इसलिए जो हमारे मेजर प्रोडक्शन यूनिट्स थी वो गवर्नमेंट के हाथ में रखी गई। तब आया हमारा इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट 1956। इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट 1956, उसके अंडर में क्या रखा गया, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। मतलब जो हमारी सोसाइटी है वो एक सोशलिस्ट पैटर्न फॉलो करेगी। जो हमारे मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में रखे गए, मेजर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ज़्यादा थे। इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज। इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया। पहली क्या थी, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, जिसकी ओनरशिप स्टेट के हाथ में थी, गवर्नमेंट के हाथ में थी। प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ स्टेट सेक्टर, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी
जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सपोर्ट कर सके, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सके। और थर्ड था हमारा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इन तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया इंडस्ट्रीज को। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कुछ हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया। उन इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा कंट्रोल था लाइसेंस के थ्रू। इसे हम रेड राज भी कहते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो कभी भी इंडस्ट्रीज में जाके रेड मार दिया करते थे। प्राइवेट सेक्टर कैप्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया थ्रू द सिस्टम ऑफ लाइसेंस के थ्रू। अब देखिए इसके रीजंस क्या क्या थे। एक रीजन दिया गया था टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो सभी रीजन्स में आए, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन में आए। तो रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में जहां पर पहले से कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत कम इंडस्ट्रीज है, वहां के लिए लाइसेंस जल्दी से मिल जाता था और वहां के लिए कुछ कंसेशंस भी मिलते थे, जैसे कि टैक्स में बेनिफिट, इलेक्ट्रिसिटी रेट जो थे वो थोड़े कम रखे जाते थे। इस तरह के प्रोविजंस थे रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। लाइसेंस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन was given only if government was convinced। देखिए अगर कोई इंडस्ट्री 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रही है और उसे अगर 101 भी यूनिट बनानी है, मतलब एक यूनिट भी फालतू बनानी है, तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा, परमिशन लेनी होगी। अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ इस इंडस्ट्री को 101 यूनिट्स बनानी चाहिए तो गवर्नमेंट परमिशन देगी, अदरवाइज नहीं देगी। इतना ज्यादा कंट्रोल था। अब देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, मतलब ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मशीनरी उतनी यूज नहीं होती है, वहाँ पे ज़्यादा लेबर का वर्क होता है। तो गवर्नमेंट को क्या लगता था, देखिए जब लेबर का वर्क ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा रही होगी, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो उन इंडस्ट्रीज के लिए कुछ प्रोडक्ट रिजर्व कर दिए थे कि ये प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, अदर इंडस्ट्रीज को परमिशन नहीं थी उन प्रोडक्ट्स को बनाने की। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वर रिजर्व्ड। कंसेशन, कुछ इन्हें कंसेशंस भी दिए गए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी पे कंसेशन दिए गए थे, इनको लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल जाया करता था, फंडिंग मिल जाया करती थी। अभी तक हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था। अब हम ट्रेड पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारी ट्रेड पॉलिसी थी वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की थी, मतलब हमें कम से कम चीज़ें इंपोर्ट करनी है, अपने देश में आयात करनी है कम से कम चीज़ें। रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमें चीज़ें बाहर से नहीं लेनी है, अपने घर में ही प्रोडक्शन करना है, अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन करना है। प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश में इंडस्ट्रीज लगाई गई थी वो नई नई इंडस्ट्रीज थी, उन्हें बचाना था। जो बाहर की इंडस्ट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज की इंडस्ट्रीज है, वो वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज थी, तो हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना था कि वो बाहर की इंडस्ट्रीज से कॉम्पीट करने के लायक नहीं थी, क्योंकि वो उस टाइम पर नहीं थी। तो हमें अपनी नेसेंट इंडस्ट्रीज को बचाना था। प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो इसके लिए हमारे दो प्रिंसिपल्स लाए गए, टैरिफ्स, कोटास। टैरिफ क्या होते थे, मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज दैम। जो हमारी इम्पोर्टेड गुड्स थे, जो हम बाहर से लाते भी थे, तो उन पर टैक्स लगाकर उन्हें बहुत महंगा कर दिया जाता था, जिससे कि इंडियन मार्केट में उनकी डिमांड ही नहीं होती थी। महंगी चीज की डिमांड नहीं होगी अगर उसके कंपैरिजन में कोई सस्ती चीज अवेलेबल है तो। दूसरा हमारा प्रिंसिपल था कोटास का। दूसरा जो मेथड था वो था कोटा का। हम एक अमाउंट फिक्स कर देते थे कि पर्टिकुलर आइटम अगर हम बाहर से लेंगे तो हमें सिर्फ इतने ही लेने हैं। मान लीजिए 10 लेने हैं तो 10 से ज्यादा 11th आइटम नहीं आएगा। क्वांटिटी ऑफ गुड विच कैन बी इम्पोर्टेड
was restricted. इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हो गए। इन दोनों प्रिंसिपल्स की वजह से बोथ रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक फार्म्स, और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है हम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए फॉरेन कंपटीशन से। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट, हमें लगता था कि जो अगर हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को शुरू में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। दे विल लर्न टू कॉम्पिट इन कोर्स ऑफ टाइम विथ कंपनीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी कंपनी से हमारी इंडियन कंपनीज थोड़े टाइम के बाद कॉम्पिटिट कर पाएंगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी हम इसे कहते हैं। देखते हैं जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज रही, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रही, उनका क्या इफेक्ट रहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, हमने अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया और फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करके रखा, बचा कर रखा। इसकी वजह से क्या हुआ, अनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, हमारी जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ, उनको बढ़ावा मिला। तो देखते हैं पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो 11.8% था 1950-51 में, लेकिन ये बढ़कर हो गया 24.6% 1990-91 में। अब देखिए लेकिन हमने एक गड़बड़ कर दी थी, एक गलती कर दी थी। इन लास्ट 4 डिकेड्स हमने ये डिस्टिंक्ट नहीं किया, ये नहीं सोचा कि प्राइवेट सेक्टर का रूल हम कहाँ कहाँ पर बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का रूल हम कहाँ तक सीमित कर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर को हमें एक्सपेंड करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। गवर्नमेंट में कंसंट्रेट ऑन इम्पोर्टेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट सर्विसेज पर कंसीडर करना चाहिए था, इम्पोर्टेंट सर्विसेज पर फोकस करना चाहिए था, सभी चीज़ों के प्रोडक्शन पर फोकस नहीं करना चाहिए था। काफ़ी सारी जो प्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे देनी चाहिए थी, और गवर्नमेंट को उन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए था विच प्राइवेट सेक्टर कांट प्रोवाइड, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करा सकते। जैसे कि हमारे सोशल गुड्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर उन्हें क्यों प्रोवाइड कराएंगे, सोशल गुड्स हमारे सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए होते हैं, तो सोशल गुड्स पर फोकस करना चाहिए था गवर्नमेंट को, और बाकी जो प्रोडक्शन की चीज़ें हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए एक्सपेंड कर देनी चाहिए थी, प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए था। अदर ड्रॉबैक्स क्या थे, इन पॉलिसीज़ के हमारे कुछ और ड्रॉबैक्स थे, देखते हैं। परमिट लाइसेंस राज, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जो हमारा लाइसेंस राज है, रेड राज है, वो बहुत ही खराब था। प्रिवेंटेड फर्म्स टू बी एफिशिएंट, जो हमारी फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें एफिशिएंट होने से रोक दिया। इंडस्ट्रीज का जो सारा फोकस रहता था वो इस चीज़ पर रहता था, फोकस ऑन गेटिंग लाइसेंस, कि कैसे ना कैसे करके बस लाइसेंस मिल जाए। नॉट ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव करने पे कोई फोकस नहीं था, एफिशिएंसी बढ़ाने पे कोई फोकस नहीं था, सारा फोकस बस इसी बात पर रहता था कि हमें बस लाइसेंस मिल जाए कैसे भी। सेकेंड ड्रॉबैक था लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज से कोई भी कंपटीशन नहीं मिल रहा था। सो इंडियन कंपनीज हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स, देखिए वो इंडियन कंपनीज क्या थी, जैसे भी गुड्स बना रही थी मार्केट में बिक रहे थे, कोई कंपटीशन नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ, इंडियन कंपनीज का जो इंसेंटिव था कि उन्हें अपने गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो वो उन्होंने बिल्कुल नहीं की, क्योंकि उनकी तो बिक्री हो ही रही थी, कोई कंपटीशन ही नहीं था मार्केट में, तो इस वजह से उनकी जो क्वालिटी है गुड्स की वो इम्प्रूव नहीं हुई। थर्ड है पब्लिक सेक्टर रादर देन अर्निंग प्रॉफिट शुड प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, पब्लिक सेक्टर का जो काम है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, पब्लिक सेक्टर का काम है लोगों का वेलफेयर करना, लोगों का कल्याण करना, ऐसे गुड्स प्रोवाइड कराना जो प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करा सकता, जिसे हम कहते हैं सोशल गुड्स। तो फ्रेंड्स इसी वजह से क्या हुआ, दीज रीजंस लेट द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्हीं सब कारणों की वजह से गवर्नमेंट ने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की 1991 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ भी रहे होंगे मैं कौन सी पॉलिसी की बात कर रही हूँ।
तो फ्रेंड्स आज हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी का। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पढ़ के पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी में कितनी ज़्यादा नॉलेज भरी हुई है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के कुछ सजेशंस हैं, आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग के लाइक्स का मुझे वेट रहेगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।